गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8257 विच इज़ अ डीएमए कंट्रोलर और कुछ गेट और पीएसयू से रिलेटेड माइक्रोप्रोसेसर 8085 और 8086 के कुछ एमसीक्यूज़ को भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने बोला, डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और इसकी नीड क्यों पड़ी, तो हम सिंपल सा आंसर है इसके लिए कि हमारे माइक्रोप्रोसेसर से के थ्रू जब हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करा रहे हैं किसी डिवाइस और मेमोरी के बीच में, तो उस ड्यूरेशन में हमें माइक्रोप्रोसेसर को बिज़ी करना पड़ता है। तो उस बिजीनेस को कम करने के लिए ही डीएमए कंट्रोलर को डिज़ाइन किया गया, विच इज़ अ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब इस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डिवाइस से हमें हेल्प ये हुई कि हमारा जो माइक्रोप्रोसेसर है उसका बिजीनेस कम हो गया, क्योंकि अगर जब तक हमारे पास डीएमए कंट्रोलर नहीं होता था तो हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे माइक्रोप्रोसेसर को बिज़ी करते थे, या वहाँ पे हम किसी इंटरप्ट मेथड को यूज़ करते हुए उससे पर्टिकुलर किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू मेमोरी को एक्सेस करवा रहे होते थे। तो इसमें अननेसरी हमें ज़्यादा वेट करना होता था। तो इसी वेट पीरियड को कम करने के लिए डीएमए कंट्रोलर को डिज़ाइन किया। अब जो हमारा डीएमए कंट्रोलर है, जैसा कि मैंने आपको जब माइक्रोप्रोसेसर 8086 के आर्किटेक्चर को हम डिस्कस कर रहे थे, या उसके पिन डायग्राम को भी मैंने दूसरे वीडियोस में डिस्कस किया, तो वहाँ पे मैंने होल्ड और HRQ ये दो पिन के बारे में आपसे बात की थी। HRQ इज़ अ डीएमए रिक्वेस्ट पिन एंड HLDA इज़ अ एक्नॉलेजमेंट पिन ऑफ अ डीएमए कंट्रोलर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दो पिन के थ्रू हम अपने माइक्रोप्रोसेसर 8086 हो या कोई 8085 प्रोसेसर हो, इनसे डिवाइस को इंटरफेस करा रहे होते हैं, और यहाँ से उस रिक्वेस्ट को सेंड किया जाता है। और अगर माइक्रोप्रोसेसर उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है तो उसके लिए वो एक्नॉलेजमेंट जनरेट करता है। तो ये जनरल ऑपरेशन हो जाता है, जिसमें हम डीएमए कंट्रोलर से माइक्रोप्रोसेसर के पास रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और उसका जो सिस्टम बस जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उनको थोड़े समय के लिए क्या कर लेते हैं, हम उसको अपने पास बोरो करवा लेते हैं, और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपना ये डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन को कंप्लीट करवा रहे होते हैं। तो ये स्टेप हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी अगर मैं इसके फीचर्स के बारे में आपसे बात कहूँ तो डीएमए कंट्रोलर हमें 4 चैनल्स प्रोवाइड कर रहा है, और हर चैनल के पास उसका खुद का 16 बिट एड्रेस रजिस्टर और 14 बिट काउंटर रजिस्टर होता है। यहाँ पे ये इट इज़ हैविंग ओन प्रायोरिटी रिजॉल्वर। एक्सटर्नली हमें किसी प्रायोरिटी रिजॉल्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमें 3 टाइप के डीएमए साइकिल्स में वर्क परफॉर्म करवाता है, लाइक डीएमए रीड, डीएमए राइट एंड डीएमए वेरीफाई साइकिल। इसके अलावा ये हमें विद द हेल्प ऑफ मार्क सिग्नल इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू ट्रांसफ़र 128 बाइट डेटा ब्लॉक्स टू वन डिवाइस टू अनदर, है ना। और ये हमें जो मैक्सिमम इसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी है 3 मेगाहर्ट्ज़ पे अवेलेबल होता है, और मिनिमम क्लॉक फ्रिक्वेंसी जो है 250 किलोहर्ट्ज़ पे भी ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बाकी ये TTL कंपेटेबल है, दैट इज़ इट कैन इंटरफेस विद डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, और इसको हम कैस्केड मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट डीएमए कंट्रोलर्स को हम एक सीरीज़ में एक लेवल ऑफ के फॉर्म में कनेक्ट करते हुए मल्टीपल डेटा बाइट्स को ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स हो गए। अब अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम को देखें तो जैसा आपको यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास 4 चैनल अवेलेबल है, चैनल 0, चैनल 1, चैनल 2 एंड चैनल 3। इनमें हमारे पास DRQ ये डीएमए रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस को यहाँ पर हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं, और ये रिक्वेस्ट उस इनपुट आउटपुट डिवाइस से हमारे चैनल्स के पास में रिसीव हो रही होती है। और प्रायोरिटी रिजॉल्वर जो होता है यहाँ पे, ये डिसाइड करता है कि उसे किस पर्टिकुलर चैनल को फर्स्ट सर्विस प्रोवाइड करनी। बाकी इसमें 3 मोड्स होते हैं, रोटेटिंग मोड होता है, एक्सटेंडेड राइट मोड होता है, और फिक्स प्रायोरिटी मोड होता है। इसमें ये प्रायोरिटी रिजॉल्वर वर्क करता है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको उसको समझा दूंगा।
बाकी यहाँ पे DAC के थ्रू हम क्या करते हैं, उसका एक्नॉलेजमेंट को सेंड करते हैं अगर हमारा जो भी माइक्रो प्रोसेसर उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से कुछ सिग्नल्स जो हैं वो प्रायोरिटी रिजॉल्वर के पास कनेक्ट हो रहा है। ये जो लाइंस हैं ये सारे क्या हैं, प्रायोरिटी रिजॉल्वर से कनेक्टेड है। और यहाँ पे बाकी की जो लाइंस हैं वो हमारे ये इस पिन के थ्रू हमारे कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक और मोड सेट रजिस्टर से भी कनेक्टेड है। तो ये जो कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक है ये यहाँ पे इन सारे चैनल्स को कनेक्ट करने का काम करता है। बाकी डिफरेंट मोड्स में जो DMA ट्रांसफ़र मोड्स होते हैं उनमें इनको प्रोसेस करवाता है, उनको उनके डिफरेंट प्रायोरिटी की बेसिस पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे ये एड्रेस लाइंस होती हैं, ये हायर ऑर्डर के लिए और ये लोअर ऑर्डर के लिए रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, और यहाँ पे रीड राइट और कंट्रोल लॉजिक दोनों में ये एड्रेस लाइंस अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे रेडी सिग्नल होता है जब हम चूँकि आपको मालूम है कि माइक्रो प्रोसेसर तो हाई स्पीड डिवाइस है, बट अभी हम DMA कंट्रोलर के थ्रू जब इसको इंटरफेस करा रहे हैं और हमें जो डेटा ट्रांसफ़र परफॉर्म करना हो या तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइस पे परफॉर्म करना है या फिर हमें कहाँ करना होगा, मेमोरी पे करना होगा। अब अगर हम मेमोरी पे DMA के थ्रू कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मेमोरी हमारी स्लो डिवाइस होती है, तो उसके रिस्पॉन्स को और उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम यहाँ पे रेडी सिग्नल को यूज़ करते हैं, जो कि हमें वेट की कंडीशन इन द रिस्पॉन्स ऑफ वेट ये यूज़ किया जाता है। अगर स्लोअर डिवाइस प्रॉपरली सिंक्रोनाइज नहीं हो पाई है और डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम यहाँ इसके रेडी सिग्नल को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे हम वेट स्टेट इंसर्ट करा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारा ये दोनों HRQ और HLD ये हमारे रिक्वेस्ट और उसकी परमिशन के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए यहाँ पे पिन अवेलेबल होती है, जो हमारे 8086 या जो भी हम माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जाके ये कनेक्ट हो रही होती हैं। बाकी MEMR इट इज़ अ मेमोरी रीड सिग्नल, MEMW इट इज़ अ मेमोरी राइट सिग्नल, है ना। इसके अलावा AEN एड्रेस इनेबल के लिए यूज़ किया जाता है। ADSTB ये एड्रेस स्टॉप सिग्नल होता है जब हायर ऑर्डर और एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करा रहे होते हैं तब हम ADSTB सिग्नल को यूज़ कर रहे होते हैं। और बेसिकली ADSTB मेनली जो है वो हमारा मास्टर मोड में यूज़ किया जाता है। TC इज़ अ टर्मिनल काउंट रजिस्टर, टर्मिनल काउंट सिग्नल है जो हमारे टर्मिनल काउंट रजिस्टर के की मतलब एक्चुअल स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब यहाँ से जब हम किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस पे DMA साइकिल को परफॉर्म करा रहे हैं और वो DMA साइकिल अब लास्ट ब्लॉक को ट्रांसफ़र के परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर रही है, उस टाइम पे TC ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा रजिस्टर है, मतलब अब यहाँ से हमारा DMA ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है, अब इसके बाद जो है कोई भी डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। मतलब दिस सिग्नल इज एक्टिवेटेड व्हेन द कंटेंट ऑफ TC रजिस्टर टर्मिनल काउंट रजिस्टर ऑफ द सिलेक्टेड चैनल आर इक्वल्स टू 0 कंडीशन, है ना, जब ये 0 कंडीशन में पहुँच जाता है। एंड द मार्क इज यूज फॉर द ट्रांसफ़र व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग 128 bytes of data block, that time this signal is in active state, it is in high state, है ना। ये चूँकि वैसे भी आपको दिख रहा है कि ये मार्क पे मैंने कोई बार नहीं लगाया, मतलब ये एक्टिव हाई सिग्नल है और यहाँ पे MEMW एंड MEMR वो का एक्टिव लो सिग्नल। इसके अलावा अगर हम देखें रीड राइट लॉजिक ब्लॉक जो है, यहाँ पे हमारे पास रीसेट पिन है जो कि हमारे इंटरनल रजिस्टर्स को रीसेट परफॉर्म कराती है। IOR और IOW इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ से क्लॉक हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ CL के। एंड दिस CS इज़ अ चिप सेलेक्ट लॉजिक, ये हमारे जो भी 8257 है इसको ऑन और ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। और यहाँ पे जो A0 to A3 है ये हमारे आउटपुट एड्रेस लाइंस की तरह यूज़ करते हैं लोअर ऑर्डर में, और मास्टर मोड में जब हम यूज़ करते हैं तो ये आउटपुट लाइन के लिए इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें ये जो हमारा A4 to A7 है ये मास्टर मोड में ये लाइंस जो हैं वो ट्राई स्टेटेड स्टेट में होती हैं, ये वर्क नहीं करती हैं उस टाइम पे, है ना। इसके अलावा जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र बस बफर है, डेटा बस
बफर, ये हमारा 8 बिट डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगेन इट इज़ अ एसिंक्रोनस बायडायरेक्शनल डेटा बस बफर विच ट्रांसफर 8 बिट डेटा, है ना। और यहाँ पे जो CLK मैंने आपसे बात करी थी, ये CLK जो है ये सिंगल फेज में यूज़ किया जाता है और 50% ड्यूटी साइकिल को सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ पे एक्सटर्नल क्लॉक जनरेटर से हम यहाँ पे क्लॉक प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो 50% मतलब जो भी ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी है उसका हाफ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस DMA कंट्रोलर के आर्किटेक्चर के बिहाफ में। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ऑपरेटिंग मोड्स की मैंने बात करी, जो प्रायोरिटी रिजॉल्वर की, तो रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड्स में हम क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चैनल, सपोज हमारे पास चैनल 0, चैनल 2, चैनल 3 जो हमारे पास अवेलेबल हैं, इन चारों चैनलों में से किसी भी पर्टिकुलर एक को हम अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं तो उसके एंसेस्टर्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी प्रायोरिटी को फिक्स कर लेते हैं। सपोज अगर हमने CH2 को क्या किया है, हायर प्रायोरिटी दी है, तो CH1 उस कंडीशन में क्या होगा, लोएस्ट प्रायोरिटी पे होगा। और जैसे ही ये चैनल अपनी सर्विस कंप्लीट कर रहा है, ऑटोमेटिकली CH2 क्या हो जाएगा, इज इन लोएस्ट प्रायोरिटी एंड CH3 गेट्स हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब जो भी नेक्स्ट चैनल है उसका वो उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी को रिसीव कर लेता है ना। इन अ फिक्स प्रायोरिटी मोड CH0 जो चैनल 0 है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होता है और CH3 जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे होता है। और एक बार अगर हमने इस मोड में अगर हम काम कर रहे हैं तो फिर हम जो दूसरे इसके चैनल्स हैं, है ना, वो उसमें फिर यूज़ नहीं किए जाएंगे, मतलब CH0 ही वहाँ पे वर्क कर रहा होगा वहाँ पे इंटरफेस के लिए ना। एक्सटेंडेड राइट मोड जो है ये बेसिकली हमें प्रिवेंशन प्रोवाइड कराता है अननेसेसरी वेट स्टेट्स से, मतलब इसको हम अल्टरनेटिवली अगर हम देखें तो इनपुट आउटपुट और मेमोरी राइट सिग्नल्स जब हम परफॉर्म करा रहे होते हैं उस टाइम पे हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमने DMA ट्रांसफ़र मोड्स की बात करी तो हमारे पास 5 टाइप के DMA ट्रांसफ़र मोड होते हैं। जो हमारा फर्स्ट मोड है वर्स्ट और ब्लॉक DMA ट्रांसफ़र मोड, इट इज़ अ फास्टेस्ट DMA ट्रांसफ़र मोड, और इसमें हम मोर देन 2 बाइट्स या 2 बाइट्स को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, जब हम n नंबर ऑफ DMA साइकिल्स को भी हम इसमें ऐड करा सकते हैं, इसमें एक ये भी मतलब इसकी खास बात है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें DMA कंट्रोलर के थ्रू होल्ड सिग्नल सेंड किया जाता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर के पास, और हम वेट करते हैं, DMA चैनल वेट करता है HLDA के रिस्पॉन्स के लिए। जैसे ही HLDA सिग्नल उसको रिसीव होता है, DMA कंट्रोलर जो है वो हमारी डेटा बस है, सिस्टम बस है, उसके कंट्रोल्स को गेन कर लेता है। देन जो हमारा DMA जो ट्रांसफ़र साइकिल है, DMA साइकिल है, वो 1 बाइट के लिए एक्टिवेट कर दिया जाता है। और जब हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, इट मीन्स हम मेमोरी एड्रेस को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, और काउंटर को हम क्या करेंगे, जो हमारा टर्मिनल काउंटर रजिस्टर है उसको डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1। जैसे ये ऑपरेशन कंप्लीट होता है, ऑटोमेटिकली हमारा जो नेक्स्ट इसी में सब्सीक्वेंट अगर हम और डेटा बाइट्स सेंड कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो उसके लिए DMA साइकिल एक्टिवेट हम कर देते हैं ना। जो हमारा सेकंड है साइकिल स्टील और सिंगल बाइट DMA ट्रांसफ़र, ये अगर हम इसको कंपेयर करें बस्ट और ब्लॉक DMA ट्रांसफ़र से, तो ये उससे स्लोएस्ट रहता है। और यहाँ पे हम एक ही बाइट को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करवाते हैं। उसके लिए 2 DMA साइकिल्स मतलब 2 मशीन साइकिल के बीच में एक DMA साइकिल को हम ऐड करते हैं, और वही सेम प्रोसेस रिपीट होता है। पहले हम होल्ड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, उसके रिस्पॉन्स में जब हमें HLDA रिसीव होता है, कंट्रोल सिग्नल्स रिसीव हो जाते हैं सिस्टम बस के, देन DMA साइकिल जो DMA ट्रांसफ़र साइकिल है उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ना। नेक्स्ट इज अस ट्रांसपेरेंट और हिडन DMA। ट्रांसपेरेंट और हिडन DMA एक्चुअली हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारे ऐसा कई सारे मोमेंट्स होते हैं जब हमारे जो सिस्टम बस है वो ट्राई स्टेटेड मोड में स्विच हो जाती है। मतलब ट्राई स्टेटेड मोड एक्चुअली हमारे माइक्रो प्रोसेसर में ट्राई स्टेटेड बफर्स को यूज़ किया जाता है। बफर में तो हमारे सिंगल 2 लाइंस होते हैं नॉर्मल बफर में, लेकिन ट्राई स्टेटेड बफर में हमारे पास एक एक्स्ट्रा पिन अवेलेबल होती है, या एक्स्ट्रा एक लाइन इनपुट लाइन अवेलेबल होती है, जहाँ पे हम हाई इम्पिडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं।
एक्चुअल में तो ये हमारे अगर हम कहें तो ये कंडक्टिंग वायर्स ही हैं एक तरीके से, और हमें मालूम है अगर किसी वायर पे हाई रेजिस्टेंस गिवन है तो उस ड्यूरेशन में कोई भी वहाँ से करंट पास नहीं कर सकता। मतलब क्या है कि जो हमारी सिस्टम बस है विच इज़ अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, अगर हम वहाँ पे उसको ट्राई स्टेटेड मोड में स्विच कर रहे हैं, मतलब हाई इम्पीडेंस हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और वहाँ से क्या है उस ड्यूरेशन में माइक्रो प्रोसेसर उस सिस्टम बस को यूज़ नहीं कर रहा। अब इस ड्यूरेशन में जो हम DMA जो हमारी बस है उसको यूज़ करते हुए इनपुट आउटपुट या मेमोरी के बीच में कोई अपना डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको ट्रांसपेरेंट और हिडन DMA बोला जाता है। नाउ द डिमांड DMA ट्रांसफ़र मोड की अगर हम बात करें तो ये जो है ये हमारे एंड ऑफ प्रोसेस की एक्टिवेशन के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं। डिमांड DMA ट्रांसफ़र में जैसे ही हम EOP सिग्नल को इनिशलाइज कर रहे होते हैं तो जो भी इंटरमीडिएट वैल्यूज़ जो काउंट परफॉर्म हो रहे होते हैं वो रीसेट कर दिए जाते हैं, और DMA को ऑटो इनिशलाइजेशन मोड में स्विच कराते हुए हम विद दी हेल्प ऑफ EOP सिग्नल हम री इनिशलाइज कर देते हैं हमारे करंट चैनल को, और उसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपना DMA ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। मतलब एक पर्टिकुलर किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए ये मोड एक्टिवेट किया गया है, तो इसलिए इसको डिमांड DMA ट्रांसफ़र मोड भी कहा जाता है। नाउ द कैस्केड एंड मोड विच इज़ अ लास्ट DMA ट्रांसफ़र मोड, इसमें हम मोर देन 28257 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। मोर देन वन डिवाइस कहना चाहिए मेरे को। वहाँ पे ये कितने भी एक्चुअली जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं इसका अगर हम रीज़न देखें तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ चैनल्स को हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। मतलब एक DMA के पास 4 चैनल होते हैं, तो हम नंबर ऑफ़ DMA चैनल्स को इंक्रीज़ करने के लिए हम कैस्केड मोड को यूज़ करते हैं। इसमें जो हमारा लेवल 1 है वो हमारा एज अ मास्टर बिहेव करता है, बाकी रिमेनिंग वाले जो होते हैं वो स्लैब की तरह यूज़ किए जाते हैं। और इसमें एक कंडीशन होती है, इसका एक लिमिटेशन होता है कि कैस्केडिंग लेवल में जो हमारा चैनल 0 है और चैनल 1 है वो लेवल 1 8257 के लिए ही वर्क करते हैं। और यहाँ पे जो कैस्केड मोड है इसमें हम विद द हेल्प ऑफ मार्क सिग्नल वी आर एबल टू ट्रांसफ़र 128 बाइट्स, तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे मोड्स होते हैं DMA ट्रांसफ़र। तो ये इतना काफ़ी है दोस्तों DMA आर्किटेक्चर के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इसमें हमारे कुछ और भी चीज़ें हैं जिसमें जैसे अगर हम DMA वेरीफाई साइकिल देखें या DMA ट्रांसफ़र साइकिल देखें तो ये सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इसमें डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है उस पर आप अपना व्यू शेयर करें अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ बस साइकिल इन 8086 8088 इज़ 4 क्लॉक साइकिल। एक्चुअली यहाँ पे ये पूछ रहे हैं मेन कि जो हमारा कोई भी सिंपल ऑपरेशन हम जो 8086 के थ्रू परफॉर्म करा रहे होते हैं, यहाँ पे हम फैच साइकिल की अगर बात करें तो वहाँ पे जो रीड या राइट मिनिमम मोड में हम यूज़ कर रहे हैं तो जो टोटल 4 क्लॉक पल्सेस में ही कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन हम उसमें वेट स्टेट इंसर्ट कराते हैं और वो वेट स्टेट एक्चुअल में जब हमारा प्रॉपरली सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म नहीं हो रहा होता है तब हमें रेडी सिग्नल को एक्टिवेट करना होता है इन द स्टार्टिंग ऑफ T2 पल्स, है ना। T2 के और बसेस हमारी ट्राई स्टेटेड हो जाती हैं ड्यूरेशन में, और हम यहाँ पे जो TW है वेट स्टेट कहाँ इंसर्ट करते हैं, मतलब किन क्लॉक के बीच में इंसर्ट करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो T3 और T4 के बीच में इसको इंसर्ट किया जाता है। यहाँ ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बाकी रिमेनिंग जो है ये इनमें हम इसको यूज़ नहीं कर रहे होते क्योंकि T1 ये जो 2 ऑप्शन है T1 वाले जहाँ पे दिया है तो T1 में तो हम एड्रेस लैच इनेबल को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे तो किसी भी तरीके से पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। और T2 की स्टार्टिंग में चूँकि हम रेडी सिग्नल के एक्टिवेशन को चेक कर रहे होते हैं, अगर वो एक्टिवेट हुआ है प्रॉपरली तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट स्टेट हमें इंसर्ट नहीं करनी पड़ेगी। और अगर रेडी सिग्नल एक्टिवेट नहीं हुआ तो हमें वहाँ पे क्या करना होता है, वेट स्टेट को इंसर्ट करना होता है।
इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा इन्होंने पूछा हुआ है द प्रोग्राम काउंटर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ 16 बिट रजिस्टर, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये पूछा 16 बिट ही क्यों होता है एक्चुअल में। तो इसका रीज़न जो है देयर आर 16 बिट एड्रेस लाइंस होती हैं, इसलिए यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है, चूँकि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके एड्रेस को अवेलेबल करा रहा होता है, तो इसलिए इसकी जो कैपेसिटी है वो 16 बिट की होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ इन इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर ALE सिग्नल इज़ मेड हाई टू। यहाँ पे जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल है, ये हमारे लोअर ऑर्डर एड्रेस बस को इनेबल करने का काम करता है, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं, है ना। और बाकी जो इसके डेटा बस को डिसेबल नहीं कर रहा है और ये जितने भी फंक्शंस हैं उनको भी अचीव नहीं कर रहा है, D0 to D7 डेटा बस को तो ये एक्टिवेट कर ही नहीं रहा है ना। तो ये एक्चुअल में ये यूज़ किया जाता है एड्रेस बस को इनेबल करने के लिए, है। विच जनरल रजिस्टर और जनरल रजिस्टर पेयर इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंट बाय 2 ड्यूरिंग पुश एंड पॉप ऑपरेशन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको भी मालूम होगा पुश और पॉप जो है वो हम कहाँ पे परफॉर्म करते हैं। पुश और पॉप मेनली स्टैक में यूज़ किया जाता है। स्टैक इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज रजिस्टर, और वहाँ पे जो उसकी टॉप लोकेशन है उसको पॉइंट करने का काम क्या करता है हमारा स्टैक पॉइंटर। तो यहाँ पे ये जो इसका सही ऑप्शन है वो स्टैक पॉइंटर है। HL ये हमारे मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है ना। और जो हमारा प्रोग्राम काउंटर जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके लिए यूज़ किया जाता है। D जो है ये सिंपल हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर हैं जिनको हम पेयर में यूज़ कर रहे होते हैं फॉर ट्रांसफरिंग मोर देन 8 बिट और अप टू 16 बिट जो हमारी कैपेबिलिटी है इन दोनों को मिला के उन डेटा बिट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमारा डिस्कशन काफ़ी है, और नई नई चीज़ों को डिस्कस करने के लिए और भी नए क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए मैं आपसे वापस से अपने व्यूज़ शेयर करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो भी आपके सजेशन हैं हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप मुझे ज़रूर बताइए, मुझे मेल करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।